हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस सेशन में जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज़ पिगोज एबिलिटी टू पे थ्योरी। सो प्रोफेसर पिगो की ये जो थ्योरी है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन पब्लिक फाइनेंस और वी में से पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज में से एक है, करेक्ट। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज हैं उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड इज़ द जनरल थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में कुल जो है कुछ 4 थ्योरीज हैं। पहली हमने थ्योरी स्टडी की एरिक लिंडल की जो थ्योरी है वो बेनिफिट एनालिसिस की अप्रोच है, करेक्ट। उसमें हमने स्टडी किया कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, मार्जिन सोशल बेनिफिट एंड मार्जिन सोशल कॉस्ट के बारे में हमने स्टडी किया कि सोसाइटी जो है वो खुद ही डिसाइड करेगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, करेक्ट। तो बिकॉज जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कलेक्टिव कंजप्शन है, ये हमने स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने एक पॉल एंथनी सैमुअल्सन की जो थ्योरी है, जो प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो हमने स्टडी किया, जो कि हमें बताती है विच स्टेट्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। तो रिसोर्स का एलोकेशन जो है वो क्या होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक गुड के बीच में, करेक्ट, जहां 2 तरीके की वस्तु हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। इसी तरीके से आज हम थर्ड थ्योरी स्टडी करेंगे जो कि प्रोफेसर पिगो ने दी है और वो बताते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, वो डिफाइन करते हैं, करेक्ट। सो नाउ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जैसा यूजुअली हम करते हैं। प्रोफेसर पिगो जो है उनका पूरा नाम है, हिज फुल नेम इज आर्थर सिसिल पिगो। सो प्रोफेसर पिगो का जो पूरा नाम है आर्थर सिसिल पिगो है एंड प्रोफेसर पिगो जो हैं वो एक ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, करेक्ट। एंड ही इज़ नोटेड, प्रोफेसर पिगो इज़ नोटेड फॉर हिज रिसर्चेज एंड हिज स्टडीज़ इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनका काम जो है वो फाउंडेशनल काम है, कॉम्प्रहेंसिव वर्क है, करेक्ट। तो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, correct. Now let's come to the point that Professor Pigo gave the most comprehensive treatment to the ability to pay theory in the determination of पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट। और ये थ्योरी ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी थ्योरी है, करेक्ट। कोई ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन नहीं है एंड कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, करेक्ट। तो उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस दी हैं जैसे नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर। तो उसके बारे में उन्होंने एक विचार, एक बैलेंस के बारे में बात की है, करेक्ट। तो नाउ अब इसको स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द पिगोज एबिलिटी टू पे थ्योरी। इसके मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसका जो होल आइडिया है उसको समझेंगे, करेक्ट। इससे पहले हमने इसका एक बेसिक, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लिया, करेक्ट। सो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कुछ 2 या 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमें इसका होल आइडिया, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, करेक्ट। सो पहला पॉइंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन बी सोल्ड for fees so arranged as to cover the cost of the production pose no problem। कहता है कि जो पब्लिक गुड है, जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब जो निजी वस्तु है, उसको गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनल रेट्स पर, नॉमिनल चार्जेस पर प्रोवाइड करती है समाज में, सोसाइटी में, करेक्ट, लोगों को। तो इसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को ही कवर कर पाता है। अगर हम कंपेयर करें प्राइजेज प्राइवेट गुड के केस में, जैसा कि हमने सैमुअल्सन की थ्योरी में स्टडी किया लास्ट सेशन में, कि हमने देखा कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो
जो प्राइवेट गुड है, जो निजी वस्तु है, उसका रेट जो है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू दी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामाजिक वस्तु है वो बहुत ही कम कीमत पर सरकार प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से नॉमिनल चार्जेस की वजह से वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कवर कर पाती है, मतलब जो इनपुट्स उसमें खर्च हो रहे हैं। करेक्ट। सो आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज इनपुट विच शुड बी डिवोटेड टू दोज पर्पजेज इज डिटरमिन्ड ऑटोमेटिकली बाय द पब्लिक डिमांड। अब जो उस प्रोडक्शन में जो निजी जो सामाजिक वस्तु है, जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको बनाने में जो इनपुट्स जो खर्च होता है वो भी लोग खुद ही, वो भी पब्लिक डिमांड से ही तय होता है। ये चीज़ हमने लिंडहल इक्विलिब्रियम में भी स्टडी किया, जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है। करेक्ट। तो लिंडहल इक्विलिब्रियम में हमने क्या स्टडी किया कि जो लोग हैं वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के हिसाब से, सभी लोग अपने बेनिफिट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट पे करते हैं एट द सेम टाइम फॉर द सेम कमोडिटी। करेक्ट। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा उसका कलेक्शन होगा, जितने ज़्यादा लोग सेम टाइम पर एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे सामाजिक वस्तु की, तो उतना ही ज़्यादा उनका कलेक्शन होगा, रेवेन्यू का कलेक्शन उतना ही लार्ज होगा, और उसी के बेसिस पे जो जितनी बड़ी डिमांड है, करेक्ट, सो गवर्नमेंट को उतना ही ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा उसको प्रोड्यूस करने में। करेक्ट। सो द लेवल, the quantity of input or the level of input which is indirectly being determined by the public demand, कहने का मतलब है। ठीक है। Now आगे क्या कहता है, but fees can cover neither the bulk of the non-transfer expenditure and so forth nor transfer expenditure of the government। आगे कहता है, देखिए, Professor Pigou has classified the public expenditure into two main categories. One is called the transfer expenditure, second one is called the non-transfer expenditure। Professor Pigou ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो मेन पार्ट्स में, दो बड़े भाग में डिवाइड किया। एक कहलाता है ट्रांसफर एक्सपेंडिचर एंड दूसरा क्या कहलाता है, नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो कहता है कि जो कॉस्ट, जो नॉमिनल चार्जेस पर हम जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, जो निजी वस्तु को, मतलब पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है बहुत ही कम कीमत पर, नॉमिनल चार्जेस पर, नॉमिनल प्राइसेस पर। करेक्ट। उससे ना तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को कवर किया जा सकता है, करेक्ट, ना ही नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर उससे फाइनेंस हो सकता है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफर एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को आप सेपरेट स्टडी करेंगे। करेक्ट। बहुत सिंपल है, एक इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, इररिवोकेबल एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट। इररिवोकेबल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है, मनी स्पेंड तो कर रही है, बट उसका फर्दर वेल्थ का कोई भी क्रिएशन नहीं हो रहा। तो नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ओल्ड एज पेंशन हो सकती है, फर्दर कोई वेल्थ का क्रिएशन नहीं है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए जो है पॉलिसीज हो सकती हैं। करेक्ट। एक्सपेंडिचर हो सकता है जहां पर फर्दर कोई भी वेल्थ का क्रिएशन नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो वो कहता है कि ना तो इससे नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर का बड़ा भाग या फिर ट्रांसफर एक्सपेंडिचर का बड़ा भाग फाइनेंस किया जा सकता है। करेक्ट। तो क्योंकि ये नॉमिनल चार्जेस पर प्रोवाइड किया जा रहा है और वो अपनी ही जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसी को वो कवर कर पाता है। करेक्ट। सो अब क्वेश्चन ये होता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो आगे प्रोफेसर पिगो कहते हैं, सो देयर इज नो ऑटोमेटिक मशीनरी टू डिटरमिन हाउ फर एक्सपेंडिचर शैल बी कैरिड, सम अदर मेथड्स हैव टू बी एम्प्लॉयड। तो कुछ और मेथड से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो दूसरे मेथड्स क्या हैं आगे देखते हैं, बहुत इजी है। करेक्ट। मैं इसको इरेज करता हूं पहले। नाउ प्रोफेसर पिगो फर्दर स्टेट्स
that the optional parts of the public outlay transfer क्या है? Transfer expenditure as well as the non-transfer expenditure need to be regulated with reference to the burden involved in raising funds to finance them. अभी हमने स्टडी किया कि पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो नॉमिनल चार्जेस पर जो है प्रोवाइड की जाती हैं, इसी वजह से वे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कवर कर पाती हैं, करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पिगो, अगर एक गवर्नमेंट को ट्रांसफर एक्सपेंडिचर एज वेल एज द नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना है एक गवर्नमेंट को, करेक्ट, फॉर दैट पर्पसेज ही प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन. तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस दिया, करेक्ट. उन्होंने क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो है मतलब जो कंज्यूमर है और दूसरी साइड जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन के बेसिस पर प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस काम करता है, करेक्ट. तो वही हमारा ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो डिटरमिन होता है, करेक्ट. तो ये क्या है देखिए, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए कंज्यूमर आइदर बी हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, correct, or marginal benefit of a consumer be equal to the marginal cost because consumer is always रैशनल. हमने ये कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है, हमें पढ़ाया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा रैशनल बिहेव करेगा. तो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए कंज्यूमर जो है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होगा. अगर वो इन केस नहीं होगा, अगर एक कंज्यूमर का मार्जिनल बेनिफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक नहीं होगा तो must be the marginal benefit of a consumer must be equal to the marginal cost, करेक्ट. तो एक तो कंडीशन ये है. दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ ए गवर्नमेंट आइदर बी हायर देन दी मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ ए गवर्नमेंट बी इक्वल टू दी मार्जिनल सोशल कॉस्ट, करेक्ट. तो दूसरी तरफ जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है, और इस तरफ जो है वो कंज्यूमर है. कंज्यूमर की अगर ये एक्सपेक्टेशंस जो कंडीशंस हैं ये कंडीशंस अगर वो मैच करता है या करती है तो वो जो है आगे जाएगा, पे करेगा, अदरवाइज एल्स ही और शी डजंट गो, करेक्ट. और दूसरी तरफ क्या है, जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, गवर्नमेंट चेक करेगी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट से अधिक है कि नहीं है. अगर नहीं है तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट, करेक्ट. सो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस है. जब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगी तब क्या होगा, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिटरमिन होगा, करेक्ट. सो वी मे से दैट the optimum amount of the government expenditure is determined at the point at which the satisfaction obtained from the last rupee spent is equal to the satisfaction lost in respect of the last rupee, correct. तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन पे काम करता है. जब ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, optimum amount of the government expenditure according to the Pigou's ability to pay theory, correct. तो ये जो थी Pigou's ability to pay theory थी, correct. now होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब इसमें कुछ एक दो लाइंस और हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टेंसेस में जो है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ सकता है या बढ़ जाता है, कैसे अधिक हो जाता है, करेक्ट. तो वो दो तीन लाइन और देख लेते हैं, बस थ्योरी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है. So Professor Pigou further states that there are three conditions where the government expenditure could be larger. तो तीन कंडीशंस हैं जहां पर गवर्नमेंट का जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सकता है, अधिक हो सकता है. पहली जो कंडीशन है वो क्या है, द ग्रेटर इज द एग्रीगेट इनकम ऑफ द कम्युनिटी द लार्जर विल बी द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो जैसे जैसे जो समाज है, जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बिकॉज ये मार्जिनल बेनिफिट के
कॉन्सेप्ट पर काम करता है, करेक्ट। Now, second condition is that suppose new opportunities for expenditure by the government are opened up, but there are no corresponding opportunities for private sector at the same time. तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा अगर प्राइवेट सेक्टर को हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगी सरकार, तो सारा जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट का जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। दिस थर्ड कंडीशन इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू रिच पीपल हायर द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जो थर्ड लाइन है जहाँ पर ये कहता है कि कुछ लोगों के हाथों में ही सारा कैपिटल होना गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएगा, इस कंडीशन में बढ़ेगा वो। और ये जो थर्ड लाइन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठती है बिकॉज यहाँ पर 6 या 8% लोगों के हाथों में ही सारा कैपिटल है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो हमेशा बढ़ता है, वो कभी भी घटता नहीं है, करेक्ट। सो द फाइनल लाइन इज दैट द टैक्स स्कीम should be framed as to raise the given revenue with lower marginal sacrifice। तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है इस तरीके से, जो टैक्स स्कीम है वो इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि जहां पर रेवेन्यू जो है बढ़े बट लोअर मार्जिनल सेक्रीफाइस के साथ, करेक्ट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन, करेक्ट। सो होप ये थ्योरी आपको समझ आई होगी एंड मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।